यान है ये वाला। चलो शुरू करें। आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्या लिखा है। राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों की अवधि के लिए निवेशित की। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितना राशि अधिक प्राप्त होगी। कोशिश करेंगे, प्रयास करिए, नहीं आएगा तो बताएंगे ना। चलिए देखिए हम करते हैं। राम को वार्षिक ब्याज के दर पर मिलता है। राम का क्या है? वार्षिक ब्याज। तो राम का अगर वार्षिक ब्याज है तो कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। और रेट कितना है? 30% है। रेट कितना है? 30% है। 30% है तो अगर हम कहे चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो 2 वर्ष में कितना दर हो जाएगा? टोटल दर अगर निकालें तो कितना हो जाएगा? 30 + 30 और प्लस 30 गुणे 30/100। 2 साल में इतना % ब्याज की दर दिखाई पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना हो जाएगा ये? 69% हो जाएगा। अब दीप्ति पर आ जाते हैं। दीप्ति जो है उसको ब्याज कैसे मिलता है? उसको मिलता है 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज काउंट होता है। ठीक ना, 8 माह में ये काउंट हो जाता है। इसका 1 वर्ष में होता है, उसका 8 माह में। देखिए इसका भी ये भी 2 वर्ष के लिए जमा की है और 30% वार्षिक इसका भी है, लेकिन 8 माह में देखेंगे। अगर इसको देखें तो ये 12 माह का है। 12 माह में कितना? 30%। 12 माह में 30%। तो 8 माह में कितना दिखाई पड़ेगा? ये 8 माह में हो जाएगा 30/12 × 8 कितना? 20%। 20% बन रहा ना? 20%। और अगर 2 वर्ष में देखें तो ब्याज कितनी बार काउंट होगा? 24 माह होगा 2 वर्ष में। और 8 माह में 1 बार, तो कितनी बार? 3 बार। ठीक ना, 3 बार ब्याज काउंट होगा। यानी कि 20% का कितनी बार? 3 बार। 20%, 20% और 20%। इसमें XY लगा देंगे तो कितना बनेगा? XY का 20-20 का बनेगा 44। 20-20 का कितना? 44। फिर से 20-20 के साथ 44 का लगाइए तो 44 + 20 + 44 × 20/100। तो ये हो गया आपका 64 और प्लस ये बनेगा 8.8। और कौन सा 20? आपका हो गया 64 + 8.8 यानी कि हो गया 72.8%। इसका रेट राम का हुआ 69% और दीप्ति का कितना हो गया? 72.8%। दीप्ति का हो गया 72.8%। 72.8%। तो आपका अगर हम देखें तो ब्याज के दरों का अंतर कितना है? डिफरेंस कितना है? दर का जो अंतर है 72
3.8 माइनस 69 कितना होगा? 3.8%। ठीक ना? और कितना धन था? 8,000। आपका ब्याज हो जाएगा, या कहिए ब्याज का जो अंतर हो जाएगा, ब्याज का अंतर वह हो जाएगा 8,000 का 3.8%। ठीक ना? 8,000 का 3.8%। ठीक है ना? आगे चलें, कितना बन जाएगा ये? 304 रुपये। 304 रुपये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा मित। अगला देखिए, कविता ने 4,000 की एक धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज पर है 6 दशमलव कितना परसेंट है? 5%। और 2 वर्ष के लिए है, कितना धन जमा की है वो? 4,000 रुपये है। 4,000 रुपये जो आपका है वह 6.25 है ना? 6.25% से कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो ब्याज कुल कितना हो जाएगा, या ब्याज का टोटल दर कितना हो जाएगा 2 साल में? 6.5 गुणे 2, 12.5, 12.5%। ठीक ना? 12.5%। या इसी को लिख सकते हैं 1/8। बहुत लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1/8 लिखेंगे। जो फ्रैक्शन याद रखते हैं उनका हो जाएगा 1/8, यानी कि 8 पर 1 रुपये का ब्याज। ठीक ना? यानी कि 9 रुपये हो जाएगा मिश्र धन। तो 8 बराबर दिया, 8 बराबर कितना? 4,000। इसलिए 9 बराबर हमें मिश्र धन चाहिए। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अमाउंट इसका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसलिए 9 बराबर हो जाएगा 4500, 4,500। ठीक ना? और जैसे जो इतना ही प्रतिशत ही निकाले उनके लिए देखिए, जो प्रतिशत ही निकाले वो लिखेंगे 4,000 का मिश्र धन चाहिए तो 12.5% हो गया ब्याज, और 100% इसमें जुड़ेगा मूलधन, तो आपका हो जाएगा 112.5%। चाहे ऐसे कर लीजिए, ये हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है ना? इससे भी उतना ही आएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। रुचिरा को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था। हालांकि पहले 10 दिन के दौरान, और इधर हो जाए हम, ठीक है। रुचिरा को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था। हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना होगा ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए? प्रयास करें। चलिए देखिए, कार्य जो है उसे 22 दिन में पूरा करना है। कितने दिन में कराना है?
22 दिन में पूरा करना था। हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। तो पहले 10 दिन में शुरुआत का जो 10 दिन है उसमें कितना कार्य हो पाएगा? 10/30 कार्य हो पाएगा। पर डे 1/30 कार्य करता है, तो 10 दिन का कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा या 10/30 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 1/3 कार्य हो गया। शेष कार्य कितना रह गया? शेष कार्य रह जाएगा 2/3। ठीक ना, पूरा कार्य 1 होगा, 1/3 कार्य हो गया तो बचा कितना? 2/3, 1 - 1/3। ठीक ना, शेष कार्य रह जाएगा 2/3। अब इसको करना, 10 दिन का कार्य हो गया और कार्य कितने दिन में समाप्त होना है? 22 दिन में। 10 दिन का कार्य हो गया तो शेष दिन, अगर हम कहें शेष कितना दिन है, शेष दिन तो आप कहेंगे कि 12 दिन है। 22 - 10 12 दिन। और 12 दिन में कितना कार्य होना है? 2/3। तो प्रतिदिन कितना करेगा? प्रतिदिन करेगा 2/3/12। 2/3/12 सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1/18। ठीक ना, 1/18 कार्य करना पड़ेगा। इसके बाद 10वें दिन के बाद 1/18 1/18 1/18 करेगा पर डे। ठीक ना। अरे भाई, अब बाकी बचा है 12 दिन, और 12 दिन में जो कार्य होगा वो होगा 2/3। तो पर डे का निकालना है, तो टोटल को जो बचा हुआ है उसको जितने दिन में होना उससे भाग कर दीजिए, तो पर डे का आ जाएगा भाग। ठीक है ना, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 81x² + 72x + 16 है। वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप ज्ञात कीजिए जहां x इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक ना, x इज ग्रेटर देन 0 मिटा दे इसे। तो ये क्षेत्रफल है 81x² + 72x + 16, यानी कि किसका मान है? a² का है, वर्ग का क्षेत्रफल है। इसलिए भुजा हमें निकालना है, a निकालना है, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल 81x² + 72x और +16। ठीक ना, बन जाएगा? नहीं बन रहा है? ये हो गया 9x², पूर्ण वर्ग बना लीजिए। ये हो गया 2 आ जाएगा 2ab × 9x 18 और गुणे 4। तो b का मान कितना हो गया? 4, और इधर हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक ना, तो a² + 2ab + b²। तो आपका बन जाएगा ये 9x + 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, इसलिए आपको क्या मिलेगा? 9x + 4 मिलेगा। 9x + 4 मिलेगा, वही साफ साफ दिख रहा, वही बनेगा 9x + 4। ठीक ना, इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समझाने के लिए कर दिए। देखिए हम ऐसे कर लेंगे ना, ये आपका है ए, हमें जब यहाँ पर वर्ग इसका पूर्ण वर्ग बनाना है तो ये a² ± 2ab + b² बनाते हैं। ठीक ना, क्योंकि इसका जब फॉर्मेट बनेगा तो a - b का या a + b या a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये हो गया a, ये हो गया a², ये हो गया b², और ये 2ab है। तो अगर ये पूर्ण हो रहा है 2ab तो ठीक है। आगे चलें। क्या हुआ? ब्लर हो रहा है क्या? आगे चलिए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5। राम और रहीम के पास कुल 1210 रुपये है। यदि राम की धनराशि का 1/3 रहीम की धनराशि के 2/5 के बराबर है, तो रहीम के पास कितनी धनराशि है? तो रहीम के पास कितनी धनराशि है? मिटा दें इसे।
तो हो जाएगा सबका। ठीक ना। राम की धनराशि का 1/3, रहीम के धनराशि का, राम के धनराशि का 1/3, रहीम के धनराशि का 2 बटे कितना है, 5 है ना, 2/5 है। तो राम और रहीम का अनुपात बना लीजिए। राम रहीम का अनुपात बनाएंगे तो कितना बनेगा आपका, 6/5, 6/5 बन रहा होगा। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का जोड़ कर दिया है, दोनों को मिलने वाला धन दिया है, राम और रहीम का कुल धन दिया है, तो 11 बराबर दिया है। 11 बराबर है 1210, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा 110। किसका चाहिए हमें, रहीम के पास है 5, इसलिए 5 बराबर हो जाएगा 550। आगे चले, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6। किसी व्यक्ति को एक कुर्सी 2858.77 में बेचकर 27% का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सत्ताईस % का लाभ हुआ, तो अगर हम कहें एसपीसीपी का अनुपात जो बन रहा है तो कहेंगे 127/100 बनेगा ना, क्योंकि कुछ कटेगा तो है नहीं, ऐसे है ये। आपको दिया है विक्रय मूल्य 2858.77, 2858.77, इसलिए 100 चाहिए, तो 2858.77 बटे 127 गुणे 100, तो 12 दूनाई 24, 45, 12 तिहाई 36, हाँ कितना, 2100, 2251, ठीक। एग्जैक्ट कट जा रहा है क्या, ठीक, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये। हाँ ये आपका ये आभाज्य संख्या हो गई ना, ये किसी से कट तो रही नहीं है, ठीक ना, इसलिए भाग ही देना पड़ेगा। आगे चले, दो ऑप्शन हो सकता है, ए और सी, ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ 7 है तो आपका 7 में 1 का गुणा करेंगे तभी 7 आएगा। यहाँ पर अगर 7 है तो 7 में 1 का गुणा करेंगे तभी आएगा, यानी कि इकाई का अंक 1 बनना चाहिए। 1 बनना चाहिए तो दो ऑप्शन आपके पास, एक आपका हो गया 2151, एक ऑप्शन आपका हो गया 2151 फर्स्ट ऑप्शन, और एक हो गया 2251। अब इसमें दोनों में भाग नहीं देना, ऐसे देख लीजिए, 12 से भाग कर लीजिए, 12 दूना 24, 2 बार जाएगा, ठीक है भी, फिर आपका बचा 4, तो हो गया 45, तो 12 तिया 36, 3 बार जा रहा है, एक वाले की संभावना तो एकदम हट गई, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि 1683, 2244 और 5049 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ यक्स है, यक्स के अंकों का योगफल ज्ञात करें। पहले एचसीएफ निकालना है, पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे किसका, तीनों का, 1683, 2244 और आपका है 5049, ठीक ना। क्या कर लीजिए, अंतर ले लीजिए, क्या कर लीजिए,
अंतर ले लीजिए, संख्याओं का भी एचसीएफ वही होगा जो संख्याओं के अंतर का एचसीएफ होगा, तो थोड़ी संख्याएं छोटी हो जाएंगी, ठीक ना। तो अंतर ले लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए। तो 2244 में से 1683 घटाएंगे तो आपका हो गया 1, 6 हो गया, और आपका हुआ यहाँ 5 ना, ठीक है, 561 हुआ। इसमें से इसको घटा लीजिए तो आपका हो गया 5, 0, 8 और 2, 2805। इसमें से इसको घटा लीजिए एक बार, 33, 66। अब अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक बार और घटा लीजिए। 561 बन रहा है, ठीक ना, आ जाएगा। देखिए ये आपका 561 है, 5 बार ले जाएंगे हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 सते सॉरी 55 25 और 3 28, ये कट रहा है और ये आपका कटेगा 6 बार में, ठीक ना। आपका जो एचसीएफ हो गया वह एचसीएफ हो गया कितना, 561। थोड़ा कैलकुलेशन तेज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यही होगा एचसीएफ, ठीक ना। तो एचसीएफ कितना हो गया, 561। और हमें क्या चाहिए, अंकों का योग चाहिए, हमें चाहिए अंकों का योग। अंकों का योग हो गया 5 + 6 + 1, कितना हो जाएगा, 12। तो ध्यान रखिए, जब भी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ आपको निकालना हो तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, अंतर कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। अंतर कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए मान लीजिए हमें नहीं मिलता, तो ध्यान दें इस क्वेश्चन में तो यही है, 561 है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 561 ना हो, तो जो आपको छोटी संख्या दिखे एक बार जब घटा लिए तो उसी का क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, उसी का गुणनखंड कर लीजिए। जब ऐसे इसमें तो यही आएगा, कोई दूसरा ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको आ जाए कि एक संख्या आ गई और उसका गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड कर लेंगे तो उसमें जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा वही एचसीएफ होता है हमेशा। जैसे इसका किसी का आ गया फैक्टर करते, जैसे आ जाता 69, घटाने पर आ गया 69 और हमें एचसीएफ 69 नहीं मिल रहा है, तो इसका फैक्टर कर ले तो कितना होगा, 23 × 3 होगा ना, 23 × 3। तो या तो इसका आंसर होगा 23, या तो होगा 3, या तो होगा 69, ठीक है ना। एचसीएफ आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 8, के वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 29, 96, 47, 52 और 78, 25 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल बराबर होता है। के अंकों का गुणनफल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। करना यही पड़ेगा जो हम लोग किए हैं, ठीक ना। बस क्वेश्चन में शेषफल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान है। तो आपके पास संख्या है 29, 96 और क्या है 47, 52 है और क्या है 78, 25 है, 78, 25 है। प्रत्येक में शेषफल आ रहा है समान, तो शेषफल घटा देते हैं, ठीक ना। शेषफल घटाएंगे फिर उसका अंतर लेंगे, लेकिन हम वो लोग वो करेंगे नहीं, सीधा यही घटाएंगे। जैसे हमें यहाँ पर शेषफल, प्रत्येक में शेषफल हमने घटा दिया, मान लीजिए यम आ गया शेषफल, प्रत्येक में घटाए, इसमें भी घटाए, इसमें भी घटाए और इसमें भी घटाए। अब शेषफल नहीं आएगा, अब शेषफल नहीं आएगा तो इसका हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। इसका एचसीएफ चाहिए, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो एमसीएम कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम अंतर ही ले लेते हैं। हम क्या ले लेंगे, अंतर ही ले लेंगे। कॉन्सेप्ट उसके बाद वही लगेगा, संख्याओं का भी एचसीएफ होता है जो संख्याओं के अंतर का एचसीएफ होता है, ठीक ना। तो अंतर ले लीजिए, क्योंकि जो आपका शेषफल होगा जब इसमें से इसको घटाएंगे तो वो यम जो बन रहा था वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस होगा, अगला माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अंतर लीजिए, 47, 52 में से 29, 96 घटाएंगे कितना आएगा, 6 हो गया, 5 हो गया और यहाँ हुआ आपका 16, 16 में से 9 गए 7 और 1, 17, 56। इसको घटा लीजिए, आपका हो गया 3,
और आपका 12 7, यहाँ बचा 7 0 और 3। इसमें से इसको घटा लीजिए, 15 9 हो गया, यहाँ बचा 11 2 हो गया, यहाँ बचा आपका 17, 17 में से 9 गए 8 हो गया, और आपका बचा 6 4 हो गया। ठीक ना। अभी अगर ये एचसीएफ दिख जा रहा तो ठीक है, नहीं तो एक बार और घटा लीजिए। ठीक ना, एक बार और घटा लीजिए, एक बार और घटा लीजिए। इसमें से इसको घटाएंगे तो 13 में से 7 6 गए 7, 1000 अच्छा 17 है, 1317 बोलिए ना, 1317। इसमें से इसको घटाएंगे तो 1756। इसमें से इसको घटाएंगे 3073। एचसीएफ क्या है? 439। इसी का फैक्टर कर लीजिए ना, या इस किसी एक का कर लीजिए जिसको आपको इच्छा हो, और चाहे तो एक बार और घटा लीजिए, मिल जाएगा। ठीक ना, एक बार चाहे तो और घटा लीजिए, एक बार और घटाएंगे तो कितना आएगा? 439 हो जाएगा। ठीक ना, 439। आगे फिर इसी में से संख्याएं मिलेंगी। ठीक ना, आगे फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो इसी में से संख्याएं मिलेगी, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 439। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। जरूरी नहीं एक ही बार घटाना है, 2 बार घटाइए, 3 बार घटाइए, मिल जाएगा लास्ट में आपको। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया? 439। और हमें क्या चाहिए? अंकों का गुणनफल, यानी कि 4 गुणे 3 गुणे 9। ये आपका के था, और के अंकों का गुणनफल चाहिए, तो 4 3 12 9 108। ठीक ना, 108 बन जाएगा, 108। आगे चले। ये एलसीएम एचसीएफ का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक ना, और सबसे टफ क्वेश्चन भी एलसीएम एचसीएफ का यही है, या तो फिर पेयर वाले हैं या तो ये है एक, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ा रहता है। एक आता है युग्मों की संख्या बताने को एलसीएम एचसीएफ में। ठीक ना, कितनी संख्याएं बन सकती हैं, कितने युग्म बनेंगे, या तो वो थोड़ा ज़्यादा टफ रहता है, या तो ये वाला। हाँ, अरे बोले तो यार इतना समझा दिए, अब वो भी, अब यहाँ तक आ गया, आंसर आ गया ना। अब वो जो चीज़ आप कह रहे हैं वो भी समझा दे रहे हैं। देखिए, इसमें से घटा देंगे, हमने शेषफल मान लिया यम आया, शेषफल घटा दिए। अगली संख्या क्या थी? 47 52। इसमें से हमने शेषफल घटा दिया। अगली संख्या है आपका 78 25। इसमें से भी हमने शेषफल घटा दिया। जब शेषफल घटा दिए तो ये जो संख्या आ गई, ये किससे विभाजित होने लगेगी? के से। जो इसमें कह रहा है कि के वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 29 96 47 52 और 78 25 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता। तो हमने शेषफल को हटा दिया, तो अब इसमें ये संख्या, इसका कैसे ये संख्याएं क्या होंगी? पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक ना, जब पूर्णतः विभाजित होंगी तो के इसका क्या होगा? ये सीएफ होगा, मासा होगा। और मासा होगा तब इन संख्याओं का तो मासा निकाला नहीं जा सकता है अलग, अगर ऐसे रहे तो। अब कॉन्सेप्ट लगेगा, संख्याओं का एचसीएफ वही होता है जो संख्याओं के अंतर का एचसीएफ होता है, यहाँ से कॉन्सेप्ट लगेगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? 47 52 माइनस यम और माइनस 29 96। अब माइनस कर रहे हैं तो ये वाले यम क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और यम से यम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इतना लिखने से पहले हम लोग क्या कर देते हैं? क्वेश्चन को घटाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, आगे चलें। बस यही एक स्टेप छोड़े थे, तो पहले हमने बताया लिख कर, लेकिन लिखे नहीं थे। समझ गए बात को? चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए।
कह रहा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान के विकटता 36 सेकंड में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगा है? 36 सेकंड। तो हम क्या निकाल लेंगे? विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय, ठीक ना। लंबाई यानी कि दूरी विकर्ण के साथ जा रहा है। आपका चाल कितना दिया इसमें? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 गुणे 5/18 और गुणे कितना समय लगा है? 36 सेकंड, ठीक ना। ये किलोमीटर प्रति घंटे में था, इसको किस में कन्वर्ट कर दिए हैं? मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि टाइम हमारे पास किस में है? सेकंड में है, ठीक ना। तो हमें दूरी मिल जाएगा 18 दूना 36, तो 8 पंचे 40 मीटर हो गया। विकर्ण कितना हो गया? 40 मीटर। इसलिए हमें क्या चाहिए? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होगा क्षेत्रफल। हो जाएगा 40 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 40 गुणे 40 बटे 2, या सीधा लिख दें 1600 बटे 2, ठीक ना। कितना हो जाएगा? 800। कितना हो जाएगा? 800। और चाहे विकर्ण मिला है तो पहले भुजा निकालिए, फिर भुजा का स्क्वायर करिए, ठीक ना। जैसे विकर्ण मिल गया तो ये विकर्ण क्या होगा? विकर्ण होगा a√2। विकर्ण क्या होगा? a√2 होगा। तो यहाँ से पहले a निकालिए, फिर उसका स्क्वायर करिए। और विकर्ण ही मिल गया तो हमने विकर्ण के फॉर्मेट से लगा दिया वर्ग का क्षेत्रफल। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर भुजा निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, ठीक ना। क्या नहीं समझ में? अरे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। एक लिखा जा सकता है भुजा का स्क्वायर, ठीक ना। एक क्षेत्रफल ये हो गया, एक हो गया विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, और एक आपका हो गया परिमाप का स्क्वायर बटे 16, ठीक ना। इन 3 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। परिमाप पता हो तो डायरेक्ट परिमाप का स्क्वायर बटे 16 कर देंगे, तब भी आ जाएगा। विकर्ण पता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 कर दीजिए, या भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। तो विकर्ण मिल गया था, फिर हम भुजा नहीं निकाले, सीधा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 कर दिए। आगे चलें। अगले क्वेश्चन पर आइए। एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। यदि बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। करिए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h+r, ठीक है ना। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h+r। और गोला है कि अर्धगोला है? गोला है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा कंडीशन दिया, उसको फॉलो कर लेते हैं। कह रहा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है? आधा है, ठीक ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है? आधा है। अब सॉल्व कर लीजिए। दिया है गोले की त्रिज्या, इसमें एक आर हम बदल दे रहे हैं क्योंकि एक आर दूसरा है, ठीक ना। कैपिटल आर कर दिए इसको। तो गोले की त्रिज्या दिया है 8, आपका हो गया 2 पाई से पाई कैंसिल कर दें, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 पाई हो गया, 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, तो आपके पास r h+r बचा
बराबर आर स्क्वायर बचा। ठीक है ना, तो आपका हो गया 8 का स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर दिया ना गोले का, 8 का स्क्वायर, और बेलन का कितना दिया है त्रिज्या 4, तो हो गया 4 और h प्लस 4, h प्लस 4, इसलिए h प्लस 4 इधर कितना हुआ 8 का स्क्वायर 64, 4 से कैंसिल होगा तो आपका बचेगा 16, इसलिए h बराबर हो जाएगा 16 माइनस 4 कितना 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है और इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या हुआ का योग इनटू हाइट या भुजाओं के बीच की दूरी, जो भी कहिए। ठीक ना, तो 1/2 समांतर भुजाएं कितनी कितनी दिया है, समांतर भुजा कितना दिया है 18 और 15, 18 15 कितना हो गया 33 गुणे 33 इंटू हाइट 12, तो हो गया 33 गुणे 6, 18 यानी कि 198। ठीक ना, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलें, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखना है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। और भी समलंब बनते हैं लेकिन उसमें वो कंडीशन दिया रहेगा, फिर आप फिगर बना के कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक गोला में एक बेलन निर्मित है। गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है। बेलन के आयतन का गोले के आयतन से क्या अनुपात है? बेलन के आयतन का गोले के आयतन से क्या अनुपात है? तो बेलन के आयतन से गोले का आयतन चाहिए। बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक ना, और आपसे कह रहा है कि गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है। नहीं समझ पाए? त्रिज्या दोनों की बराबर है। एक गोला में एक बेलन निर्मित है, लगाना पड़ेगा। देखिए बराबर नहीं है, देखिए फिगर बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। देखिए ध्यान दें, गोले में बेलन बना है, करना पड़ेगा। ये है आपका, ठीक है ना, और आपको दिया है गोले की त्रिज्या से बेलन के हाइट, क्या दिया है गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है।
ठीक है, अब सही है, यानी कि R/H क्या हो जाएगा 5/6। ठीक ना, 5/6। अब देखिए कर लीजिए, ये आपका यहाँ पर मिला दे, ये हो गया हाइट। यहाँ अगर इसका सेंटर लेंगे तो आधा होगा, हाइट का आधा, आधा यानी कि 3 हो गया। और ये आपका हो गया त्रिज्या गोले की, गोले की त्रिज्या हो गई, यानी कि कैपिटल आर, आर ये हो गया 5। इसलिए बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अब इस त्रिभुज में देखिए 4 3 5, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 4। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो जाएगा। तो हमें अब रख देना है इसमें, पाई से पाई कैंसिल ही हो जाएगा। स्मॉल आर का मान जो आपका है वो आ गया है 4, तो हो जाएगा 4 × 4। और एच कितना है, एच पूरा रखेंगे 6 × 6/4/3 गुणे आपको चाहे कैपिटल आर यानी कि 5 का क्यूब 125 लिख दें। ठीक है, एक 4 से 4 कैंसिल और इसका ऊपर जाके गुणा होगा, तो 4 3 12 6 72/125, 72/125। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्या हुआ, हाँ तो आधा करेंगे, 6 5 से कैसे निकालेंगे स्मॉल आर, सीधा इसमें रख दिए, ये आर दूसरा है यार बेलन का आर दूसरा है, ठीक ना। अगर अगर बेलन में गोला बना होता तब हो जाता आर बराबर, ठीक ना। अगर ऐसे बन गया होता, ऐसे, ठीक ना, बेलन में अगर गोला बन गया होता तब तो आर समान हो जाता, ऐसे बन गया होता तो, ठीक है ना। आगे चलें, यहाँ गोले में बेलन बना है इसलिए त्रिज्या बराबर नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। लगभग में आपका पूछ रहा है, तो पहला हम लेंगे 6 - 16 भागे 4 + 3 गुणे 7, 7 × 21 ये हो गया, और 16/4 यानी कि 4 हुआ, और 6 में से 4 गए, आया 2, 2 इधर बना, और 7 × 21 ये हुआ, ठीक ना। 21 + 2 23 होगा लगभग मान, ठीक ना। आगे चलिए, एग्जैक्ट ना मत सॉल्व करें, एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, टाइम लगेगा, हमें निकटतम मान इसलिए लिख रखा है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14। दी गई संख्या k से 10 कम है, दी गई संख्या k से 10 कम है, k से 10 अधिक और k से 38 अधिक सतत अनुपात में है, दी गई संख्या k ज्ञात करें, दी गई संख्या k ज्ञात करें। सतत अनुपात का मतलब ये है, देखें k - 10, k से 10 कम और k से 10 अधिक का जो अनुपात है वही k से 10 अधिक और k से 38 अधिक का अनुपात है।
ठीक है ना, सतत अनुपात ये हो गया। क्या नहीं बोला है? हाँ, क्या कह रहे हैं? के प्लस के 10 अधिक लिखा नहीं है, के से 10 कम, के से 10 अधिक और के से 38 अधिक सतत अनुपात में है। अरे ऐसे आपको 3 संख्या लिखा रहता, देखिए ऐसे लिखा है 5 या 25, 29, 56। प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि ये समान अनुपात में हो जाए, तो आप क्या करते थे? 25 माइनस के बटे 29 माइनस के इक्वल टू 29 माइनस के बटे 56 माइनस के, यही तो करते थे। वही चीज यहाँ भी कहना चाह रहा हूँ, सतत अनुपात में है तो बीच वाला यहाँ और यहाँ बनेगा, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए। हम ही करें, ये हो जाएगा के स्क्वायर और 38 में से 10 जाएगा तो बनेगा आपका प्लस 28 के और माइनस 380 बराबर के स्क्वायर प्लस 20 के और प्लस 100। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 8 के और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 480, इसलिए के बराबर 60। के बराबर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आगे चलें, के बराबर हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। बदल रहे हैं क्वेश्चन की नहीं? देखिए इसी में एक देख रहे थे, क्वेश्चन खत्म हो गया उसके बाद क्वेश्चन लग रहा था। आगे आ जाइए। अगला आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। एक निश्चित काम को करने के लिए ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 3:5:8 है। एक साथ काम करते हुए इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे केवल ए और बी एक साथ 12 दिनों तक कार्य करने के बाद काम छोड़ देते हैं तो शेष काम अकेले सी द्वारा कितने दिन में पूरा होगा? बेहद आसान है ये। एबीसी की क्षमता का अनुपात दिया है, एबीसी की क्षमता का अनुपात दिया है आपका 3:5:8, 3:5:8। इफिशियंसी का रेशियो है ये, क्षमता का अनुपात है, ठीक ना। और तीनों मिलकर करते हैं कितने दिन में? 15 दिन में। तो हम निकाल लेंगे कुल कार्य, कुल कार्य निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 8 16 और 15 दिन में करते हैं तो 15 गुणे 16 कितना हो जाएगा? 240। हाँ 240 होगा, ठीक है 240। अब हमें ए बी करते हैं कितना दिन? 12 दिन कार्य करके छोड़ देते, तो पहले ए बी का 12 दिन का कार्य निकाल लेंगे। ए प्लस बी का 12 दिन का कार्य, कितना बनेगा ये? 12 गुणे 5 3 8, ठीक ना। 12 8 96, इसलिए रह जाएगा शेष कार्य, शेष कार्य रह जाएगा 240 माइनस 96 144। इसलिए समय लगेगा, सी का समय, सी का समय आपका लगेगा 144/8, ठीक है ना। 18 8 144, 18 दिन लगेगा इसको। यानी कि ए और बी के जाने के बाद शेष जो कार्य बचा है उसको सी कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा, ठीक ना, 18 दिनों में करेगा। अगला क्वेश्चन आपका है 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य। ये हो जाएगा मितना
आगे चलते हैं। 10 और 22 के बीच का चाहिए। 10 और 22 अभाज्य संख्याएं क्या क्या होंगी? 11, 13, 17, 19, ठीक ना, 4 संख्याएं। इसी का क्या चाहिए? माध्य चाहिए। इसी का क्या चाहिए? माध्य चाहिए। तो 11 + 13 + 17 + 19/4, ठीक है ना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 17। 17 कराएंगे नहीं, आप लोग कर लीजिए। कितना? 2 छोड़ दें? 17 आंसर आ रहा है 2 आपका। पीयूष स्टेप काटना सीखिए, पूरा क्वेश्चन मत लिखा करिए, कुछ काट दिया करिए, ठीक है ना। 7 9 63 डायरेक्ट लिखिए। 8 3 24 लिख लीजिए, +3 लिख लीजिए, इसमें तो कहीं कुछ ऐसा है नहीं। फिर भागे कर देना है। 9 × 4 9 चौक 36 ये हो गया, और 72 में 8 से भाग कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 36 9 कितना हो गया? 45। और ये आपका बन रहा है 63 + 24 + 3 यानी कि 63 + 27 90 बन रहा है। 90/45 2 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे मान लीजिए n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15 25 35 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है और n 271 से विभाज्य है। तो n के अंकों का योग ज्ञात करें। n के अंकों का योग ज्ञात करें। देखें क्या हुआ। क्या करेंगे बताइए? अरे भाई कह रहा है वो, मान लीजिए n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15 25 35 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में, ठीक ना, से विभाजित होता है एलसीएम, को विभाजित करता है तो एचसीएफ, ठीक ना। कोई संख्या दी गई संख्या को अगर विभाजित करेगी तो उस समय एचसीएफ ज्ञात करना है, और दी गई संख्या से कोई संख्या विभाजित हो रही है तो एलसीएम होगा वो, ठीक ना। तो हमें 15 25 35 40 और 42 का क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। 15 25 35 40 और 42, 35 40 और 42 का पहले क्या लेंगे? एलसीएम। पहले हम निकालेंगे 15 25 35 42 से विभाजित होने वाली संख्या। पहले तो संख्या पता करिए, यानी कि एलसीएम चाहिए। तो 15 25 35 42 40 और 42 का एलसीएम, इसको 7 × 6 लिख दें। 7 6 42, तो 40 का कितना आ गया? 2 आ गया, तो बचा कितना? 20 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर 35 35 का 7 भी आ गया, 5 भी आ गया। फिर 25 25 का 5 आ चुका है, एक 5 की ज़रूरत है। फिर 15 15 का 5 आ गया, 3 आ गया, यानी कि ये एलसीएम बनेगा आपका 7 6 42 और प्लस सॉरी इंटू 100 ना, ठीक है, यानी कि 4200 बन रहा है। एलसीएम कितना बन रहा है? 4200। यानी कि इससे 15 25 35 40 और 42 से संख्या विभाजित हो जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए? शेषफल। शेषफल वाली संख्या क्या हो जाएगी? 4200 + 1। प्रत्येक स्थिति में एक शेष आता है। अब आपसे कह रहा है कि किससे विभाजित होती है ये संख्या? 271 से विभाजित होती है, यानी कि 4200 + 1 क्या 271 से विभाजित हो रहा है? अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आगे और सॉल्व करेंगे इसको। 52 शेष बच रहा। तो देखिए 52 शेष बच रहा है, तो अब हमें संख्या निकालना पड़ेगा। तो संख्या निकालेंगे ऐसे,
4200 प्लस के, सॉरी 4200 इंटू के प्लस 1 बटे 271। अब के का मान अपनी तरफ से एक एक रखने पर तो आएगा नहीं, पता है 2 3 4, जहां पर जाकर कट जाएगा वही होगी संख्या। हमें हमेशा शेषफल भी एक चाहिए और 271 से विभाजित भी होना चाहिए, तो हमें 4200 के साथ के लगा देंगे। अब जब के लगाएंगे तो इसका मान 2 रखेंगे और इनसे विभाजित करेंगे तब भी शेषफल एक आएगा। 3 रखेंगे के का मान और इन संख्याओं से विभाजित करेंगे तब भी एक शेषफल आएगा, लेकिन हो सकता है कि 271 से विभाजित करने पर शेषफल ना आए, 271 से कटना चाहिए। तो 2 रखिए, कट रहा है तो ठीक है। अगर 2 से रखने पर नहीं कटा 271 से तो 3 रखेंगे, 3 से भी रखने पर नहीं कटा तो 4 रखेंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा ये, कितना रखने पर देख लीजिए। हाँ अरे वैल्यू तो रखिए यार, अब तो बता ही दिए हैं कॉन्सेप्ट, अब इसके बाद तो रखना ही है। दो रखेंगे कितना हो जाएगा 8401। 8401 कटेगा? नहीं कटेगा। चौरासी सौ एक को 271 से भाग करिए। हैं? 3 रखेंगे तो ना, 2 पर ही 31 बार में कट रहा होगा ना, 31 बार में ना। चलिए ये आपका हो जाएगा। जब के का मान 2 पुट करेंगे, एक पर तो पक्का नहीं कटेगा क्योंकि पहले ही देख लिए हैं। 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4200 गुणे 2 प्लस 1 बटे 271, तो आपका हो गया 8401 बटे 271। अब भाग दे लीजिए, इसमें पहली बार 3 बार जाएगा, फिर उसके बाद 3 बार जाएगा तो आपका हो जाएगा, और उसके बाद घटा देंगे तो फिर 271 ही बच रहा होगा, एक बार और जाएगा, ठीक ना। 31 बार जाएगा, यानी कि संख्या जो आपकी है वो कितनी है, एन जो आपका है वो क्या है 8401 है। हमें इसके बारे में पता करना है, ठीक ना कि इसको भाग देने के बाद जो मिल रहा वो नहीं, हमें यही संख्या चाहिए 8401, और इसके अंकों का क्या चाहिए योग। 8 4 12 1 13, ठीक ना। देखिए इसमें और कुछ कर नहीं सकते, कॉन्सेप्ट यही है। आगे चलिए, अब यूट्यूब वाले रटे रहते हैं, बता देते हैं चला गया, इतनी बार हो गया, काम हो गया, ठीक ना। तो ऐसे नहीं करना, वहाँ पे आपको करना है तो आप खुद कैलकुलेशन करिए, ठीक ना। हाँ वो पहले से पता रहता है। अब उतना तो जैसे हमें जब ये यहाँ 8401 हो गया तो 27 यहाँ 81 जा रहा है, तो हमें पता चल गया कि 30 से ऊपर जाना चाहिए, 31 से कट रहा होगा, ठीक ना। वो चीज़ अलग है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा, कंफर्म थोड़ी है कि आप जबल जाएंगे कि 31 बार जा रहा है, करना तो पड़ेगा ना। तो मिटा दे रहे हैं, आगे आइए अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर का क्या दिया है। तो 18 इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें आएगा 13। 19 नंबर, रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा, जबकि सीमा जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उस पुस्तक का केवल 5/8 भाग पढ़ा। हालांकि उनमें से प्रत्येक को अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ पढ़ने अभी शेष है। सीमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है, बताइए कर्ण सिंह। सेम पुस्तक नहीं है, ठीक है ना।
चलिए हम कर देते, देखिए एक पढ़ा है 4/5, रबीश कितना पढ़ा है 4/5 भाग पढ़ा, और ये कितना पढ़ी है 5/8 भाग। दोनों अलग अलग पुस्तक है। देखिए कह रहा है कि हालांकि उनमें से प्रत्येक को अपनी अपनी पुस्तक के 120 पृष्ठ पढ़ने अभी शेष है। कैसे पता चला अलग अलग पुस्तक है? इसी से, अगर एक 4/5 पढ़ रहा है, एक 5/8 भाग पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बराबर पढ़ना नहीं बचना चाहिए था, अलग अलग बचना चाहिए था अगर एक ही पुस्तक है तो। अगर कोई एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ रहा है और कोई 5/8 भाग पढ़ रहा है, तो बराबर बाद में तो नहीं बचना चाहिए ना, अलग अलग संख्या बचना चाहिए। तो ये कह रहा है अब बराबर 120 पृष्ठ पहले वाले को भी बचा है, 120 पृष्ठ दूसरे वाले का भी बचा। इसका मतलब अलग अलग पुस्तक, जो पुस्तक है उसमें पृष्ठों की संख्या अलग अलग है, ठीक ना। तो आ जाइए, ये 4/5 पढ़ा, इसका मतलब टोटल कुल कितना है 5, और उसमें से 4 पढ़ा यानी कि एक नहीं पढ़ा, तो एक बराबर कितना हो गया 120 पृष्ठ। इसलिए ये पढ़ा कितना है 4 पढ़ा है, कितना हो जाएगा 12 चौक 480 पृष्ठ पढ़ा है, ठीक ना। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे सीमा कितना पढ़ी है 8 में से 5 पढ़ा है, यानी कि कितना नहीं पढ़ी 3 नहीं पढ़ा, तो 3 बराबर इसका 120 है, इसलिए 1 बराबर कितना है 40 है, इसलिए 5 बराबर कितना है 200 है। अब आगे जो पूछ रहा हो कर लीजिए। आपसे यही पूछ रहा है ना, आपसे पूछ रहा है कि सीमा ने रबीज द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है। तो आपका हिस्सा हो जाएगा सीमा का किसके सापेक्ष, रबीज के सापेक्ष पूछ रहा है, तो 200/480, 5/12, तो तेज बोलिए ना 5/12, ऐसे बहुत तेज बोलते हैं। आगे आ जाइए, ना समझ में आया तो फिर से बताएं। आ गया है ना। ऐसे जब भी कोई चीज लिखी होगी तो जो हर में होता है वो टोटल होता है, और अंश में होता है जिसके बारे में बात हो रही है वो है, यानी कि पृष्ठ पढ़ने के बारे में बात हो रहा है, यानी कि टोटल उसमें 5 पृष्ठ है तो उसमें से 4 पढ़ा है, एक बचा है, ठीक ना। और आपको एक का ही संख्या दिया है, बचे हुए की संख्या, एक बराबर 120 है। और हमें जो आगे क्वेश्चन करना था इसलिए हमने 5 बराबर नहीं निकाला, हमें पढ़े हुए का भाग चाहिए दोनों में से, ठीक ना, तो इसलिए 4 बराबर निकाले, ठीक ना। 4 बराबर हो गया 480। और ऐसे इसे 5 8 में से 5 पढ़ा, सीमा ने 8 में से 5 पढ़ा, तो बचा कितना 3, 3 बराबर 120, इसलिए इसका भी पढ़ा हुआ भाग पृष्ठों की संख्या देखेंगे तो 5 बराबर हो जाएगा 200। ये 200 पृष्ठ पढ़ रही है और ये 480 पृष्ठ। अब इसका भाग बताना है रबीश के सापेक्ष, सीमा का भाग बताना है रबीश के सापेक्ष, तो आपका हो जाएगा 200/480। अगर बट्टे बनाने में प्रॉब्लम होती तो आप हिंदी वाला ध्यान से पढ़िए। सीमा ने रबीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का, किसके साथ का लगा है रबीश के साथ, तो रबीश की जो संख्या है पढ़े हुए पृष्ठों की वो कहाँ आएगी, हर में आएगी, जिसके साथ का लगा वो हर में रहेगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर आपका है 20, 37, 85, 65 और 23 का समांतर माध्य ज्ञात करें, का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो ये तो हो जाएगा, सबका आसान है, चारों संख्या जोड़ देंगे और 4 से भाग कर देंगे। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या कुल योग बटे संख्या, संख्याओं की संख्या। आगे चलो, अगले पृष्ठ पर आ जाइए। इसका आंसर बता दीजिए ना, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा है तो उसमें भी जाना है। 20 आसान है, सबका योग करना बटे 4 करना है, 4 संख्या है, चारों का योग बटे 4। ये देखिए मोबाइल से कर रहे हैं, मोबाइल से नहीं करना है यार, आदत खराब हो जाएगी आपकी। 52.5। आ गया अमित।
52.5। 21 पर आ जाइए। 21 बताइए। देखिए पेज में आप पूरा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दिख रहा है तो लिखिए मत पूरा क्वेश्चन। कुछ लोग पहले पूरा क्वेश्चन उतारते हैं फिर उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टेप सॉल्व यहीं से शुरू करना शुरू करा करिए। 4×3 = 12, 1 13, 13/3 भागे अंदर आप सॉल्व करिए। 3×2 = 6 और 2 8, 8/3 माइनस, पहले ये वाला कर लीजिए। 4/1/2 माइनस 3/1/3, 4×2 = 8, 1 9, 9/2 है और 3×3 = 9, 1 10/3 है। तो 9/2 और 10/3, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर उसमें 1/3 से गुणा कर दीजिए, अगले से माइनस करके भाग कर दीजिए। भाग करने का मतलब पीछे वाली संख्या के अंश और हर को पलट दीजिए। गुणा बना देंगे भाग वाले को, और पीछे जितना भी संख्या आ रही है उसके अंश और हर को उल्टा कर देंगे। एक सही 37/41, यही आ रहा सबका। हम ही करें क्या? हो गया? अमित का बताइए, हुआ नहीं हुआ? एक सही 37/41। अठहत्तर बटे 41 बन रहा ना? ठीक। अठहत्तर बटे 41, 41 से भाग कर देंगे, एक बार जाएगा। 37 सही, सॉरी 1 सही 37/41, डी ऑप्शन। चलिए कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 22, यदि है साइन थीटा बराबर 4/5 और थीटा जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो 3 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे में 3 sec थीटा माइनस 4 cot थीटा। तो चाहे आप जो आपको साइन का मान दिया उसके से लंब आधार कार्ड निकाल लीजिए, साइड निकाल लीजिए ट्रायंगल का और वैल्यू रख लीजिए, सबसे सही तो वही रहेगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर है 4/5। तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया कड़, और आधार आपका हो जाएगा 3। आधार आपका बन जाएगा 3, बेस आपका बन जाएगा 3, ठीक ना। अब हमें चाहिए क्या? 3 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे में 3 sec थीटा है, 3 sec थीटा माइनस 4 cot थीटा, यही है ना। तो tan थीटा क्या बनेगा? 4/3 बनेगा। 3 × 4/3 लंब बटे आधार इंटू 5 cos थीटा बनेगा आधार बटे कड़, यानी कि 3/5 माइनस अपान 3 sec थीटा। sec थीटा बनाएंगे तो बनेगा आपका 5/3 माइनस 4 cot थीटा बनेगा 3/4। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3, यहाँ 3 से 3 और 4 से 4, तो आपका बनेगा 4 - 3 यानी कि 1 और 5 - 3 यानी कि 2, 1/2। ये आ रहा ना सबका, 1/2। 23 नंबर बताइए।
क्या नहीं लग रहा है? कंफर्म नहीं हो रहा है? बताइए कौन सा नहीं कंफर्म हो रहा है? आंसर मुझे नहीं पता, हो सकता आ रहा हो, आंसर नहीं पता है। आ रहा होगा, 42 ही आ रहा होगा। भाग है, भागे 8 है, भागे 12 गुणे 2 है, फिर भागे 12 बट्टे में भागे जहाँ लिखा है 12 गुणे 10 है, फिर भागे 6 गुणे 2 है, यही इतना भाग है। बयालीस, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन है, बॉड मास का यूज है, आप लोग कर लीजिएगा। ये आंसर आपका बनेगा डी, 23 में का डी 42। इसके बाद आ जाते हैं 24 नंबर पर। आपका है ए, बी और सी क्रमशः एक कार्य को 12, 16, 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक कार्य किया, फिर सी काम छोड़कर चला गया, जिसके स्थान पर ए आ गया। शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? तो ए बी सी करते हैं। ए बी सी 12, 16 और 24, 12, 16, 24 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लेंगे, 12, 16, 24 का कितना हो जाएगा? 48। ये बनेगा 4, 3 और 2। कार्य कौन कौन शुरू किए हैं? बी और सी। बी सी कितने दिन कार्य किए हैं? 4 दिन। कितने दिन कार्य किया इन्होंने? 4 दिन किया। 4 दिन में कितना कार्य हो जाएगा बी सी द्वारा? 3, 2, 5 की दर से। तो 4 गुणे 5 या 5 गुणे 4 लिखिए, 5 गुणे 4 कितना हो गया? 20। इसके बाद सी चला गया, सी छोड़ दिया ना। अब 20 यूनिट हो गया, तो हम पहले निकाल लेंगे शेष कार्य। इतना कार्य हो चुका है, तो 48 माइनस 20 यानी कि 28। अब शेष कार्य का समय, शेष कार्य का समय निकालेंगे। 28 यूनिट करना, और करेंगे कौन? बी और ए। बी और ए यानी कि 4 और प्लस 3, 7 की दर से होगा। 28/7 यानी कि 4 डेज, 4 दिन और चलेगा। ठीक ना? तो कुल समय चाहिए कि शेष कार्य का समय चाहिए? शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 4 दिन में। आगे चलें, ठीक ना? शेष कार्य पूरा होगा 4 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा गया है समूहीकृत आंकड़ों का बहुलक और माध्य क्रमशः 27.5 और 28.5 है। माध्यिका ज्ञात करें दशमलव के 2 स्थान तक। तो आपको पता है फॉर्मेट, बहुलक बराबर होगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर होगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक ना? बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। मॉड बराबर होगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक ना? हमें दिया क्या क्या है इसमें? बहुलक और माध्य दिया है। तो 27.5 हो गया बहुलक, बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका कोई हम लिख दें, माइनस 2 माध्य। 2 गुणे 28.5, 2 गुणे 28.5।
इसको इधर ले आइए तो 27.5 प्लस 28 दूना 56 और 1 57 ना 3m, इतना ही होगा ना। इसलिए m बराबर हो जाएगा 0.5 और 7 7 14 और 5 2 7 7 1 8 84.5/3। ठीक है, 28.16। हाँ तो 28.17 ले लेंगे, 28.17। ये सही लिखा हो ना, गलत तो नहीं किए हैं कैलकुलेशन। आगे चलिए, आपसे कह रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी तिरछी ऊंचाई 32 मीटर और इसके आधार का व्यास 48 मीटर है। ठीक ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पाई आर एल प्लस आर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया लिख दे रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल प्लस आर। ठीक ना, पाई आर एल प्लस आर। तो तिरछी ऊंचाई दिया है हमें कि ऊंचाई दिया है? तिरछी ऊंचाई दिया, तब आसान है, सीधा सीधा मान रख लेंगे हमें, क्योंकि कुछ करना नहीं है। यल बराबर दिया है और व्यास दिया है। यल बराबर दिया है 32 और व्यास दिया यानी कि 2r दिया है 48। इसलिए r बराबर हो जाएगा 24। रख लीजिए। पाई में दे रहा आंसर कि वैसे दिया है? अच्छा, 22/7 हो गया। पाई का मान r हो गया आपका 24 और आपका हो गया 32 प्लस 24। कर लीजिए 22/7 गुणे 24 गुणे 32 प्लस 24 56। 7 से कट जा रहा, 7 8 56। आपका हो गया 22 गुणे 24 गुणे 8 42 24। 4 दूना 8 8 24। ठीक, आगे चलें। अगले पर आ जाइए। यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय ज्ञात करें। तो किस चाल से चल रहा है? 7/8 से, यानी कि उसकी सामान्य चाल है 8, अब चल रहा है किससे? 7 से। ठीक ना, सामान्य चाल क्या है? 8 है और अब चल रहा है 7 से। कह रहा 7/8 चाल से चलता है, यानी कि उसकी सामान्य चाल 8 है और अब किससे चल रहा है? 7 से। तो ये तो हो गया स्पीड। इसका सीधा उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम। स्पीड का उल्टा क्या होगा? टाइम। 7 8 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस है? 1 का है। ऐसे कितना है? 15 मिनट है। 20 मिनट है। 20 मिनट है। इसलिए 8 बराबर चाहिए। सामान्य समय चाहिए, इसलिए 7 बराबर चाहिए। 7 बराबर हो जाएगा 20 गुणे 7। 7 दुनाई 14। 140 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट। हाँ ठीक है, उसने 140 लिखा तो 140 टिक कर लीजिए, और 2 घंटे 20 मिनट लिखा है, 2 घंटे 20 मिनट टिक कर लीजिए। क्या कह रहे हैं? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ सामान्य चाल 8 है और अब की चाल उसकी 7 है। अब की चाल के बारे में बात कर रहा। हमने क्या कहा था? अंश में जो आएगा वो मूल आएगा, और जो हर
सॉरी, जो हर में आएगा वो मूल आएगा, और जो अंश में आएगा जिसके बारे में बात हो रही वो आ रहा है। किसके बारे में बात हो रही है? यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलता, बाद के चाल के बारे में बात हो रहा है, सामान्य चाल के सापेक्ष बता रहा है, सामान्य चाल हर में आएगा। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला बताना है, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। तो हम लेंगे 82 प्लस, अच्छा दशमलव में भी लिखा है, तब तो करना पड़ेगा पूरा, लगभग में नहीं दिया है। ठीक ना, कर लीजिएगा, इसको छोड़ दे रहे हैं, कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है बाद में करने वाला, सबसे सही वही है। या तो फिर इस क्वेश्चन को ऊपर नीचे लिखिए, ठीक ना, ऊपर नीचे लिखकर फिर उसके बाद सॉल्व करिए। पहले प्लस वाला जोड़ लीजिए, माइनस वाला बाद में घटा दीजिएगा, सभी प्लस में एक को छोड़ के। ठीक है ना, जब भी दशमलव में ज़्यादा दूर तक दशमलव है तो कोशिश करिए कि ऊपर नीचे ही लिखकर जोड़िए, जिससे आपका गलत होने का चांस कम रहेगा। नहीं तो कहीं एक इधर का उधर जुड़ा तो फिर गलत हो जाएगा। आगे आ जाइए 29 नंबर, 28 कर लीजिएगा, बताइएगा मुझे आंसर। वैसे माइनस वाला ही कोई आ रहा होगा, ठीक है ना, हाँ माइनस वाला ही आएगा, प्लस वाला नहीं आएगा। ये ऐसे 2071 है माइनस वाला, बाकी सब देखिए कम है, वो दशमलव है, वो कामा नहीं लगा। आगे चलिए, हाँ लगा है ना, नहीं तो फिर आंसर तो और बड़ा आना चाहिए फिर। आगे चलिए, दशमलव ही है, वो टाइपिंग एरर है। 29 नंबर आ जाइए। 8 पेनों को 75 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 372 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए? कितने पेन बेचने चाहिए? पहले आप 372 के बारे में मत सोचिए, आप 75 रुपये में ही बताइए कि कितने पेन बेचने पड़ेंगे। देखिए 8 पेन कितने में खरीदा है, कितने में बेचता है? 75 रुपये में। 75 रुपये में 8 पेन बेचता है तो उसे क्या होता है? 24% का, सॉरी 25% का हानि होता है। हम 75 रुपये में अगर कहें 75 रुपये में कितना बेचेगा कि उसे 24% का लाभ होगा, ठीक ना, 24% का लाभ होगा। तो आप कहेंगे कि वो बेचेगा 8 गुणे 75/124 बेचेगा, ठीक ना। अभी बता रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर हम केवल 75 रुपये के बारे में, अभी जो 372 दिया कुछ दिया है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 75 रुपये में 8 पेन बेचता है तो 25% का हानि है। हम कहें 75 रुपये में कितना पेन बेचेगा कि उसे 24% का लाभ हो जाएगा, हमें यही केस पूछ रहा है ना, 24% लाभ वाला। रुपये हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, पहले 24% लाभ वाले में कितना पेन बेचेगा 75 रुपये में ये पता करेंगे। तो देखिए 25% का हानि है तो बनेगा 75, और 24% का लाभ है तो बनेगा 124। या तो आपका 124/75 बनेगा या आपका 75/124 बनेगा, दो बनेगा। अब आपको क्या करना है, रुपया समान हो गया, रुपया क्या है, समान है, रुपये में कोई वैल्यू इधर उधर हो नहीं रही है। तो पेनों की संख्या अगर लाभ लेना है तो कम पेन बेचेगा कि ज़्यादा? कम पेन बेचेगा। पेन कम बेचेगा तभी दुकानदार को तभी लाभ होगा, ज़्यादा पेन बेचेगा तो हानि होने लगेगा। तो पेनों की संख्या कम लाना है तो किससे गुणा होगा? छोटे फ्रैक्शन से, छोटे भिन्न से गुणा होगा। छोटा फ्रैक्शन इसमें कौन सा है? 75/124 है, इसमें गुणा कर देंगे 75/124 से, ठीक है ना। अब हमें इस 75 रुपये के बारे में नहीं पूछ रहा है, अभी और क्लियर कर देंगे, पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना। ये गुणा करने वाला भी अभी और क्लियर कर देंगे। देखिए हमें पूछ रहा है कितने रुपए में?
372 में, ठीक ना। तो हम लिखेंगे 372 रुपये में। तो 372 में हो जाएगा 8 गुणे 75 बटे 124 गुणे 372 बटे 75 हो जाएगा, ठीक ना। ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी हर में और ये अंश में गुणा होगा, ठीक ना। 75 से 75 कैंसिल कर दिया, ये 3 बार जाएगा, ठीक ना। 124 दिया होगा 372 और 8 त्रिक हो जाएगा 24 पे, ठीक ना। कितना हो जाएगा? 24 पेन हो जाएगा। हाँ, अरे बहुत बड़ा हो जाता, उन सब में मत जाए, एक अच्छा 8 वाले में। उसमें मत जाए, बड़ा हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए, जब भी आप इसका और इसका बनाएंगे फ्रैक्शन, 25% हानि और 24% का लाभ, आपको दो ही प्रकार से इसमें गुणा होना है, चाहे इधर गुणा हो, चाहे रुपए में गुणा हो, चाहे वस्तु में गुणा हो। दो ही प्रकार से गुणा होगा, 75 बटे 124 का गुणा हो सकता है या 124 बटे 75 का। कभी भी आप करेंगे लाभ और हानि में, तो हानि वाला 100 से घटकर मिलेगा और लाभ वाला 100 में जुड़कर मिलेगा। तो या तो ये बन जाएगा या तो ये बन जाएगा। अब सिर्फ आपको जब रुपया समान है, रुपया का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो जो दुकानदार है वो वस्तु की संख्या क्या कर देगा? घटा देगा, तभी तो लाभ होगा। अगर वस्तु की संख्या, अगर रुपया बराबर है, वस्तु की संख्या बढ़ा देगा तो हानि होने लगेगा उसे, ठीक है ना। तो इसमें हमें ये जो 8 है इससे कम मान लाना है। इससे कम वैल्यू अगर लाना है तो हमें इस 8 में किससे गुणा करना पड़ेगा? छोटे भिन्न से गुणा करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमारे पास 9 है, इसमें हम कहे 3/4 या 4/3 से गुणा करके छोटा मान प्राप्त करिए, तो आप किससे गुणा करेंगे? 3/4 से करेंगे। अगर 4/3 से कर देंगे तो बड़ा मान आएगा, ठीक है ना। 9 से बड़ी वैल्यू आएगी, और अगर 3/4 से गुणा करेंगे तो 9 से छोटा वैल्यू आएगा। समझे बात को? इसलिए हमें 8 से कम लाना है, तो 8 से कम लाना है तो किससे गुणा करेंगे? 75/124 से करेंगे। वस्तु में उल्टा गुणा होता है और रुपए में सीधा गुणा होगा। अभी हम वस्तु को सेम कर देते हैं, हम कहते हैं लाभ की स्थिति में जाइए रुपए से, तो इसमें किससे गुणा करते हैं आप? 124/75 से ही तो करते। और जैसे मान लीजिए वहाँ अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ गुणा कर लीजिए, अगर वहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ गुणा कर लीजिए और फिर इसको ले जाकर यहाँ गुणा कर दीजिए, ठीक ना। उल्टा गुणा हो जाएगा वहाँ पे। रुपए में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। लाभ की स्थिति में आना है, अगर आपको 24% के लाभ इसके स्थिति में आना, तो किससे गुणा करेंगे? 124/75 से ही तो करेंगे रुपए में, इसलिए वहां जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, एक स्टेप बढ़ जाना पड़ेगा आपको। कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? अब क्वेश्चन नंबर 30 आ जाइए। बहुत लोग एक वस्तु का निकाल कर करते हैं, वो सब बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत फिर कोई मतलब नहीं, फिर वो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाइए। यह 8 अंकीय संख्या आपके पास लिखी गई है, 256 139 A4 11 से विभाज्य है, तो ए का मान ज्ञात करेंगे। 11 की डिविजिबिलिटी फॉलो करेंगे, क्या करेंगे? सम तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए? 0 या 11 का गुणज, 0 या 11 का गुणज। तो आपका संख्या दिया है 25 61 39, 25 61 39 ए और 4 है। ये किससे विभाजित है? 11 से। तो 11 से विभाजित है तो क्या करेंगे? 2 में 6 जोड़ेंगे, 6 में 3 जोड़ेंगे, 3 में ए जोड़ेंगे, तो 6 2 8, 8 3 11, 11 प्लस ए, 11 प्लस ए। इसमें से माइनस कर देंगे किसको? 5 + 1 + 9 और +4, ठीक ना। तो 6 5 1 6 हो गया, 6 9 15,
15 4 19, हमें क्या कर लेना है 0। तो आपका ए बराबर क्या हो जाएगा 8, प्लस में ही आ रहा है ना मान, चलिए 8 हो जाएगा। यहाँ 0 और 11 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना, वो आपको पता लगेगा जब मान माइनस में आने लगेगा। जैसे 0 रखने पर क्या हो गया मान, अगर ऐसा आ जाए कि 0 रखने पर माइनस में आने लगे ए का मान, तो उस समय 0 के स्थान पर क्या रख लेंगे 11 रख लेंगे, ठीक है ना। आगे चले, इसलिए कह रहे हैं कि 0 या 11 का गुणज होगा, तो 11 रखेंगे या 22 रखेंगे, 22 तक तो नहीं जाता, 11 से ही आ जाता है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर, क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे, के किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्रमशः 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो के का मान। औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय होगा। औसत चाल आपका हो जाएगा, औसत चाल एवरेज स्पीड आपका चाहिए, तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या हो गया, कितना कितना चला है 250, 120 और 50, यानी कि आपका हो गया 300, 400, 420 चला है ना, टोटल चला है 420। और पहले आपका 250 चला है 50 से, तो 250 बटे 50 यानी कि 5, क्या हुआ, टाइम तो ही निकालेंगे। 250 को 50 से चला है तो इतना टाइम लगा, आगे 120 को के से चला है तो टाइम लगेगा 120 बटे के है ना, के 3 है, के है, प्लस फिर आपका है 50 बटे में 25 बराबर इस आपका कितना है 42 ना। टोटल इस औसत चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व कर लीजिए, तो कर लेंगे इसको सॉल्व। ये आपका 42 से काट दे, हो जाएगा 10, यहाँ पर भी काटना शुरू करते हैं 5 और ये 2, आपका हो गया 10 बराबर 5 2 7 प्लस 120 बटे के, इधर आएगा 3 हो जाएगा 120 बटे के, इसलिए के बराबर हो जाएगा 40। नेक्स्ट चलिए, आगे चलें। यहीं पर पता चल गया था, यहाँ तक ना सॉल्व करते देखें, हमने कर दिया था जब हमने 42 से काटा तो हो गया 10 बटे में 5 प्लस 120 बटे के और प्लस कितना 2 बराबर 1 हो गया। ये 1 कब आएगा, जब यहाँ पर भी 10 आ जाए, तो 5 आपके पास है 2, 5 2 7 हो गया, इसको 3 होना है, तो 3 होने के लिए के क्या होना चाहिए 40। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 32। एक आयत का विकर्ण 53 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप ज्ञात करें, आयत का परिमाप ज्ञात करें। विकर्ण दिया है, आयत का विकर्ण होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना 63 सॉरी 53, और हमें दिया है क्षेत्रफल एल बी, कितना दिया है 1260। 1260 का फैक्टर कर लीजिए, देखिए मिल रहा है ए एल बी अलग अलग, जिसके वर्गों का योग, वर्गों के योग का वर्गमूल 53 हो रहा, किसका बनेगा 53, यानी कि आपका 2500 से ऊपर जाएगा,
ठीक है ना। 2500 से ऊपर तो 40 से इसको भाग कर दीजिए। नहीं है, अलजेब्रा फॉलो करना पड़ेगा क्या? चलिए कर देते, देखिए 53 का स्क्वायर करना पड़ेगा, वैसे ही है। एल प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। तो आपका बन गया 53 का स्क्वायर, ये हो गया, और प्लस 2 गुणे 1260। 53 का स्क्वायर कितना बनेगा? 2800 कितना, 2700 के 28, हाँ 2809, 2809 बनेगा। और प्लस ये हो गया 2520, ठीक ना, 2520 जोड़ लीजिए इसको। 9 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 2 4 हो गया, 4 1 5 हो गया ना। इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, कितना मिल जाएगा ये? हाँ 73, 73। और इसका हमें चाहिए परिमाप, तो हमें चाहिए 2LB, इसलिए इसमें 2 से गुणा हो जाएगा। हाँ 73 का नहीं है, 73 दूना 146, वही तो होगा। अरे यार आपका 7 7 49, 70 से ऊपर है, लास्ट में ये 70 से ऊपर बन रहा है। 70 का होता तो होता 4900, ठीक ना। 70 से ऊपर है, यहाँ 9 आ रहा है, तो 9 किसके किसके बनेगा? या तो ये 77 का है, और या तो किसका है, 73 का है, ठीक है ना। आगे चलिए, 77 का इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब 77 का इसलिए नहीं होगा, देखिए 80 का स्क्वायर बनेगा तो 6400 पहुंच जाएंगे, ठीक ना। और 77 इससे केवल 3 कम है, और ये काफ़ी दूर है 6400 से, ठीक ना, इसलिए आपका 73 का बनेगा। आगे चलिए, समझ गए ना हमें? अलग अलग मान नहीं मिल रहा था क्या कोई? चलिए करिएगा। अगला बताइए 33। कीर्तिका ने निधि को 25% की वार्षिक दर पर 64,001 वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि ज्ञात करें। तो 25% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक कितना होगा? 12.5%, ठीक है ना। अर्धवार्षिक कितना होगा? 12.5% होगा, यानी कि 25/2% होगा अर्धवार्षिक। और ये इसका अगर हम 1 वर्ष में बात करें तो कितनी बार लगेगा ब्याज? 2 बार लगेगा। 2 बार यानी कि 25/2 प्लस 25/2, और प्लस 25/2 गुणे 25/2/100, इतना परसेंट बनेगा। यानी कि ये तो हो गया 25% ही था ना, तो ये हो गया 25, और ये हो गया 25 625/400, तो आपका हो गया 25 और प्लस 6.25/4,
4 से भाग कर दीजिए। 25 प्लस 4 एकम 4, 22 4 पंचे 20, 25 4 पंचे 20, 1.55 यानी कि 26.55% निकाल लीजिए। 26.55%। कितना टोटल है? 64,000 है का 26 यानी कि मिश्रधन चाहिए ना, 126.55% निकाल। ठीक ना। और ऐसे नहीं आए तो दूसरा चीज हम बता देते हैं। देखिए ये कितना बना, 12.5% ना। देखिए इसमें प्रॉब्लम बात यह है कि कुछ फिगर ऐसे आते हैं, कोई दूसरा मेथड आसान हो जाता है, कुछ फिगर ऐसे आते हैं कोई दूसरा मेथड आसान हो जाता है। ठीक ना। तो 12.2% जो है इसको आप किस में बदल दीजिए? फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 1/8 बनेगा। कितना बनेगा? 1/8 बनेगा। तो जो आपका 64,000 है ये आपका 9/8 बनेगा और फिर से 9/8 बनेगा 2 बार। ठीक ना। ये आसान हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन से बड़ा हो जा रहा है। 8 9 64 कितना हो जाएगा? 81,000 देना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए देखिए ये आपका जो सीआई का क्वेश्चन है इसमें फिगर आपका क्या कह रहा है, आंसर नहीं आया क्या? क्या हुआ? ब्याज की राशि है तो घटा दीजिए। ब्याज की राशि क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। 17,000 हो जाएगा। ठीक है ना। ब्याज की राशि चाहिए तो ये तो अमाउंट हो गया और ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, तो घटा देंगे, ए माइनस पी कर देंगे, 17,000 आ जाएगा। 81,000 में से 64,000 घटा देंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हमें चाहिए 34। एक संख्या में 23/3 जोड़ने पर वह 25/6 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आसान है। 25/6 में से क्या कर दीजिए? 23/3 घटा दीजिए। कह रहा है किसी संख्या में क्या जोड़ते हैं? 23/3 जोड़ते हैं तो आपका 25/6 हो जाता है, यही तो कह रहा है। तो आपका हो जाएगा 25/6 माइनस 23/3 और चाहे इसी को लिख लीजिए 25/6 माइनस 46/6। ठीक ना। घटा दीजिए माइनस में, कितना बना? 1 और 2 ना, माइनस में -7/2। आगे चलें, -7/2 बन जाएगा। लिख दे रहे हैं यहाँ पर -7/2। नेक्स्ट पर चले, रहने दें। हाँ ये 2 क्वेश्चन होमवर्क हो गया, कर लीजिएगा इसको, नहीं आएगा तो बता देंगे। रोक दीजिए। कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे कल वाला?